नमस्कार, माई सेल्फ कमल किशोर भट्ट एंड वेलकम टू कमल एजुकेशन पॉइंट। आप जानते होंगे कि हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी बहुत जल्द राजकीय दौरे पर अमेरिका जाने वाले हैं और अमेरिका जाने से पहले इन्होंने 3-4 अमेरिका को बहुत ही जोरदार झटके दे दिए हैं। सबसे पहला झटका था कि अमेरिका चाहता है कि भारत नाटो प्लस को ज्वाइन करे, लेकिन भारत के विदेश मंत्री ने एक स्टेटमेंट जारी करके ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया है कि भारत नाटो प्लस को ज्वाइन नहीं करेगा। यहाँ तक कि भारत किसी भी मिलिट्री अलायंस को कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। इसके अलावा देखिए, अमेरिका चाहता था कि जो इस साल भारत में G20 की समिट होनी है हेड ऑफ द स्टेट्स की सितंबर के महीने में, भारत सितंबर के महीने में हेड ऑफ द स्टेट्स की होने वाली मीटिंग में यूक्रेन के प्रेसिडेंट जेलेंस्की को इनवाइट करे ताकि रशिया को काउंटर किया जा सके। लेकिन भारत ने ऐसा करने से भी साफ इनकार कर दिया। उल्टा भारत ने स्टेटमेंट दे दिया है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी नहीं है, ये G20 है। यहाँ पर दो देशों के बायलैटरल मुद्दे डिस्कस नहीं होते हैं और हम किसी भी कीमत पर G20 को रशिया के खिलाफ एक पॉलिटिकल विंग नहीं बनने देंगे। तो ये सारा मामला चल रहा। और तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ, SCO शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इस साल भारत की प्रेसिडेंसी G20 की तो है, साथ में SCO का भी प्रेसिडेंट इस साल भारत है और SCO की कंट्रीज की समिट इस साल भारत में ही होनी है। और इसकी हेड ऑफ द स्टेट्स की जो समिट होगी, इसमें भारत अमेरिका के धुर विरोधी दुश्मन ईरान को SCO में शामिल करेगा। और कहीं ना कहीं आप देखेंगे ईरान हो गया, चाइना है और रशिया है और इंडिया, ये चारों के चारों एक मंच पर दिखेंगे जो कि अमेरिका के धुर विरोधी देशों का संगठन है। तो क्या इस मामले को लेकर अमेरिका हमसे नाराज हो जाएगा? भारत की जो राजनीति है, भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, इसके मूलभूत सिद्धांतों से आज मैं आपको अवगत कराऊंगा। सबसे पहले हम पहली खबर का विश्लेषण कर लेते हैं कि भारत नाटो प्लस को ज्वाइन क्यों नहीं करना चाहता, आखिर क्या मामला है। तो सबसे पहले नाटो प्लस को ज्वाइन करने क्यों नहीं करना चाहता भारत नाटो प्लस को ज्वाइन, इसके लिए आपको नाटो प्लस क्या है, नाटो क्या है, ये आपको जानना पड़ेगा। देखिए, एक नाटो है, दूसरा नाटो प्लस है, ठीक है। नाटो प्लस अलग है, नाटो अलग है। हालांकि फ्यूचर में संभावनाएं होंगी कि नाटो प्लस के जो मेंबर हैं इन्हें नाटो का फुल फ्लेज मेंबर बना लिया जाए। आप जानते हैं कि ये जो दुनिया का मैप आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो नीले रंग का है ना, ये वाला इलाका नाटो का है। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये जो महासागर बीच में आप देख पा रहे हैं, इसको अटलांटिक महासागर बोलते हैं और अटलांटिक महासागर के नॉर्थ में कंट्रीज पड़ रही हैं, इसलिए इसको नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगर आप इसकी वेबसाइट पर जाएंगे तो इसमें बहुत अच्छे अच्छे शब्द लिखे होंगे कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर स्थिरता बनी रहे, डेमोक्रेसी जीवित रहे, हम चाहते हैं कि ये सारे देश जितने भी हैं आर्थिक तरक्की करें ताकि इनको कहीं बाहर से खतरा ना हो। लेकिन सब जानते हैं कि जो नाटो का गठन हुआ था वो इस रशिया को काउंटर करने के लिए हुआ था, क्योंकि उनको ये संदेह था सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद कि ये रशिया इन कमजोर हो चुके यूरोपियन कंट्रीज पर अटैक करके कहीं इनको कब्जा न ले। तो इसी उद्देश्य से अमेरिका और यूरोप के कंट्रीज ने एक नाटो नाम का सैन्य गठबंधन बनाया जिसमें एक आर्टिकल 5 है। ये आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर किसी नाटो कंट्री पर किसी दूसरे देश ने अटैक कर दिया तो वो पूरे के पूरे नाटो ग्रुप पर हमला माना जाएगा और सारे के सारे नाटो कंट्रीज उस आक्रांता देश के ऊपर आक्रमण कर देंगे। अगर रशिया फॉर एग्जाम्पल इन नाटो कंट्रीज जिनकी संख्या वर्तमान में 31 है, पहले 30 थी और हाल ही में आप जानते हैं कि फिनलैंड को इसमें जोड़ा गया था, अब इसकी ऑफिशियल संख्या 31 हो गई है। अगर इन 31 देशों पर दुनिया के किसी भी देश ने अटैक किया, चाहे भारत हो, चाइना हो, रशिया हो, कोई भी ऐसा देश हो, अगर कोई भी देश इन 31 देशों पर अटैक करता है तो इसे नाटो पर अटैक माना जाएगा और सारे के सारे देश उस पर अटैक कर लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि नाटो तो बहुत अच्छा है, अगर भारत को भी तो इसको ज्वाइन कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर चाइना ने हम पर अटैक किया, पाकिस्तान ने हम पर अटैक किया, तो हमारे सपोर्ट में 31 देश आ जाएंगे जो कि बहुत ही ताकतवर है, जिसमें से यूरोप के विकसित देश हैं और अमेरिका खुद है। तो ऐसा संगठन जिसमें अमेरिका होगा और वो वचन दे रहा है कि हम तुम्हारी सुरक्षा करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है भारत को ऐसे संगठन में शामिल होना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमेरिका भारत को नाटो में शामिल नहीं करना चाहता, अमेरिका भारत को नाटो प्लस में शामिल करना चाहता है। और जो नाटो प्लस की कंट्रीज हैं उनको आर्टिकल 5 की सिक्योरिटी नहीं मिलती है, उनके साथ अमेरिका एक मिलिट्री अलायंस करता है। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी रही है, आज़ादी के बाद भारत ने अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित किया था और जो फॉरेन पॉलिसी भारत की उसमें साफ साफ कहा गया था कि हम कभी भी किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बनेंगे। आप नाटो को इस तरह से समझ सकते हैं जैसे गुंडों का एक समूह होता है। गुंडों का समूह कैसे काम करता है? गुंडों का समूह कहता है कि 2-4-20-25 लोग एक गुट में रहेंगे, अगर तुम में से किसी को किसी ने मारा तो हम सब के सब उसको मारने के लिए चले जाएंगे। तो जो सभी लड़का होगा वो ऑब्वियस सी बात इन गुटों में नहीं जाएगा, वो अपना अलग रहेगा। तो ठीक इसी की तर्ज पर भारत का कहना है कि हमें चाइना या फिर पाकिस्तान को हराने के लिए तुम्हारी आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ऐसा करने में सक्षम है। और भारत के विदेश मंत्री का जो स्टेटमेंट है
वो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। भारत का विदेश मंत्री का स्टेटमेंट है कि नाटो टेम्पलेट डजंट अप्लाई टू इंडिया। नाटो का जो टैग है भारत पर अप्लाई ही नहीं करता है, ये भारत के विदेश मंत्री का कहना है। और भारत के विदेश मंत्री से ने साफ साफ कह दिया है कि हमको किसी भी तरह का कोई सिक्योरिटी थ्रेट कहीं से भी नहीं है, क्योंकि चाइना हो चाहे पाकिस्तान हो, सभी जानते हैं कि भारत एक न्यूक्लियर कंट्री है। भारत के पास इतने हथियार हैं कि वो दोनों देशों को पूरी तरह से बर्बाद करने की क्षमता रखते हैं। और अगर फ्यूचर में पाकिस्तान हम पर अटैक करता है, तो आज से पहले भी 4-5 बार वो ऐसा कर चुका, हमने हर बार उसको हराया है। चाइना अगर भारत से अटैक करेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम खुद उससे निपट लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारत की मजबूत उपस्थिति का एहसास दिला रहा है, ताकि अमेरिका अगर ये सोचे कि चीन के डर से भारत नाटो में आ जाएगा, पाकिस्तान के डर से भारत नाटो में आ जाएगा, तो भारत का कहना है कि आपकी भूल है। नाटो जैसे टैग हमारे ऊपर बिल्कुल नहीं लगने चाहिए। हम बिल्कुल एकदम, हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो पीस वाली है। अब देखिए, अगर इस ग्रुप को भारत ज्वाइन करता है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? ठीक है, प्रॉब्लम सबसे पहली तो यही है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में हथियार है जिससे अपने दुश्मनों की, अपने खुद की रक्षा करने में वो सक्षम है। ठीक है, दूसरा ये है कि अगर भारत नाटो जैसे ग्रुप्स को ज्वाइन करता है ना, तो नाटो का जो आर्टिकल 5 है वो साफ साफ क्या कहता है कि अगर किसी देश पर अटैक होंगे तो सारे के सारे नाटो देश मिलकर उस पर अटैक करेंगे। तो इससे क्या होगा कि ये भारत है, अगर भारत इस नाटो में मिल जाए, ठीक है, तो क्या होगा, अगर इन कंट्रीज में से किसी भी देश पर अटैक होता है फ्यूचर में किसी भी देश के द्वारा, तो भारत को भी अपनी सेनाएं वहां पर भेजनी पड़ेंगी। आप जानते हैं कि भारत युद्ध के खिलाफ है, क्योंकि अगर वॉर होता है किसी दुनिया के किसी देश में, तो उस वॉर से वो कंट्री 20 से 30 साल पीछे चला जाता है। ठीक है, और जो मुख्य धारा के देश हैं इनसे बहुत ज़्यादा पिछड़ जाता है। तो भारत ने इतने सारे युद्धों का अनुभव किया है और हर युद्ध के बाद ये महसूस हुआ कि हम अगर ये वॉर नहीं लड़ते तो हमारे पास आज इतने संसाधन होते कि आज आज हम जो है आज से 20-30 साल आगे होते। जहां पर आज चाइना खड़ा है 16-17 बिलियन डॉलर की, ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को लेकर, शायद भारत भी आज वहीं खड़ा होता है, क्योंकि हमने अपने संसाधन पाकिस्तान के साथ लड़ने में व्यय कर दिए। तो भारत इस बात को अच्छे से जानता है कि आने वाले समय में ये जो अमेरिका है, यूरोप है, रशिया है, बहुत ज़्यादा खुरापाती देश है, ये आने वाले समय में आपस में लड़ेंगे, लड़ेंगे ही लड़ेंगे। तो फ्यूचर में अमेरिका क्यों चाहता है भारत को नाटो प्लस का मेंबर बनाना? क्योंकि आप देख पा रहे होंगे कि इस नाटो में जितने भी कंट्रीज़ है ना, आपको दिखाना चाहता हूँ नाटो प्लस में, नाटो तो चलो ठीक है, नाटो प्लस में जो कंट्री, एक उसमें से इजराइल और ऑस्ट्रेलिया, दो काम के देश हैं जो ताकतवर भी हैं, केवल दो हैं। ठीक है, बाकी के बाकी देशों में कोई ताकत नहीं है। आप जान रहे होंगे कि जापान और आपका साउथ कोरिया, ये भी नाटो प्लस के मेंबर्स हैं। तो इस वाले रीजन में, हिंद प्रशांत के क्षेत्र में, नाटो प्लस के जो मेंबर्स हैं उनमें मेनली ऑस्ट्रेलिया और इजराइल, ये दो ही ताकतवर है। न्यूजीलैंड हो गया वो कमज़ोर है, जापान भी बहुत कमज़ोर है। जापान ने तो खुद की अपनी आर्मी रखी नहीं है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली है। इसके अलावा जो आपका साउथ कोरिया है, ये भी अमेरिका को हर साल 5 बिलियन US डॉलर्स देता है ताकि अमेरिका की सेना यहाँ पर मौजूद रहे। तो आप जापान जापान और ये साउथ कोरिया है, इनको अगर आप अमेरिका ही मान लो तो चल जाएगा, क्योंकि ये कोई अलग अलग कंट्री नहीं है। ठीक, अलग अलग कंट्री होने को है, इकोनॉमिक सुपर पावर ये है, लेकिन इनके पास मिलिट्री पावर नहीं है। और इवन ये जो चाइना है, इनके साथ इनके इतने खराब संबंध है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी हर रोज एक दिन में 3-4 बार अपने नागरिकों को याद दिलाती है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय याद रखो, जिस समय जापान ने हमारे देश में क्या क्या किया था। तो चाइना में बहुत ही ज़्यादा जापान के खिलाफ सेंटिमेंट्स हैं, और आने वाले समय में निश्चित रूप से ताइवान पर चाइना अटैक कर सकता है, उसके बाद जापान को भी अपना निशाना बना सकता है। लेकिन भारत, आप जानते हैं कि न्यूक्लियर पावर है, भारत की सेना बहुत मजबूत है, और भारत से लगता हुआ जो इलाका है ना, आप यहां पर देखेंगे कि चाइना की नेवी बहुत स्ट्रांग है। तो इन वाले इलाकों को कब्जा करने के लिए उसने ये रणनीति बनाई है। भारत के साथ चाइना का नेवी वाला वॉर होना संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि साउथ चाइना सी से किसी भी कीमत पर चाइना अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स को, अपनी नेवी को यहां पर उतार ही नहीं पाएगा, क्योंकि आप जानते हैं यहाँ पर मलक्का स्टेट है, इसको अगर भारत कंट्रोल कर लेता तो चाइना के लिए सारे दरवाजे ही बंद हो जाते। तो नेवी का वॉर नहीं होना है। इसके अलावा आप जानते हैं कि जो एयरक्राफ्ट होते हैं, फाइटर प्लेन होते हैं, इनका भी वॉर होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हिमालय बहुत ही ऊंचे ऊंचे स्थानों पर हमारी बॉर्डर इनके साथ लगता है। तो हैंड टू हैंड फाइट आने वाले समय में हो सकती है चाइना के साथ अगर हो, और उसमें भारत की सेनाएं पूरी तरह से निपुण है। जैसा कि भारत के विदेश मंत्री ने अमेरिका को साफ साफ जवाब दे दिया है कि हम अपनी रक्षा करने में सक्षम है, चाहे चीन हो या पाकिस्तान, दोनों को हम अकेले ही देख लेने में सक्षम है। हमें किसी भी तरह के मिलिट्री अलायंस को ज्वाइन नहीं करना है, इसलिए हम नाटो को ज्वाइन नहीं करेंगे। आप जानते हैं कि अमेरिका का पहले दुश्मन कौन था? अमेरिका का पहले दुश्मन था रशिया। इसी वजह से उसने नीति बनाई थी कि जो नाटो है वो पश्चिम तक ही जो था टोटल था। आप जानते हैं कि जो मैप होते हैं उसमें डायरेक्शंस इस तरह से होती हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो ये वाला इलाका आपको वेस्ट दिखाई दे रहा होगा। ठीक, अब चीन का जो दुश्मन है, अमेरिका का जो दुश्मन है वो बदल गया है। अब रशिया में कोई दम नहीं रहा है। ठीक है, इसके पास बस न्यूक्लियर बॉम्ब है और कुछ हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी है, इसके अलावा इसके पास कुछ खास नहीं है। जिस दिन रशिया का तेल खत्म हो गया, नेचुरल गैस खत्म होगी, इसका खेल भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके पास व्यापार करने के लिए कुछ नहीं रहेगा। तो अमेरिका का दुश्मन कौन है? चाइना है। और चाइना को
काउंटर करने के लिए जापान और साउथ कोरिया बहुत बोने हैं, ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बोना है, और इस क्षेत्र में जो सबसे ताकतवर देश है जो चाइना को काउंटर कर सकता है वो भारत ही है, क्योंकि भारत के पास आप जानते हैं न्यूक्लियर वेपन्स भी हैं। भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम बहुत ही जबरदस्त है। आप जानना चाहेंगे कि चाइना मंगल पर नहीं पहुंचा, भारत मंगल पर पहुंच चुका है, ठीक है। तो जितनी उपलब्धियां आमतौर पर चाइना ने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अर्जित की हैं, लगभग लगभग उस श्रेणी में भारत भी आता है। तो चाइना को काउंटर करने के लिए क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया दो महत्वपूर्ण पार्टनर हैं, और ऑस्ट्रेलिया तो नाटो प्लस का मेंबर है, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इतना बड़ा देश अगर उसके पाले में आ जाए चीन को काउंटर करने के लिए तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। लेकिन भारत ने साफ मना कर दिया। भारत का कहना है कि हम अकेले ही चीन को देख लेंगे, हमें किसी मिलिट्री अलायंस में शामिल होने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूं कि नाटो वाला जो कॉन्सेप्ट आप उसको समझ पाए होंगे। अब हम अगले पॉइंट की ओर जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि भारत ने अमेरिका की जो मांग है इसको ठुकरा दिया है कि आप व्लादिमीर जेलेंस्की को यहाँ पर इन्वाइट करिए। मैं थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ। हाँ, इंडियाज़ फॉरेन मिनिस्टर, मेरी पेन नहीं चल रही है। हाँ, इंडियाज फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर कन्फर्म्स यूक्रेन हैज़ नॉट बीन इनवाइटेड टू G20 समिट। तो भारत के विदेश मंत्री ने साफ साफ कर दिया है कि हम यूक्रेन को G20 की समिट में इनवाइट नहीं कर रहे हैं, जैसा पिछले साल इंडोनेशिया ने किया था। इंडोनेशिया अमेरिका और यूरोप के दबाव में झुक गया था। इंडोनेशिया के बाली में इससे पिछले साल G20 की समिट हुई थी, जहां पर अमेरिका के दबाव में इंडोनेशिया ने जेलेंस्की को अपने यहाँ इन्वाइट कर दिया था, और जेलेंस्की ने वहां पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे थे, और वहां पर उन्होंने G20 को G19 कहना शुरू कर दिया था। यानी कि उनका सीधा उद्देश्य था कि जो रशिया है उसको G20 से बाहर निकाला जाए। हालांकि अमेरिका इस पर काम कर रहा है कि रशिया को इतना डुबा दिया जाए, उसकी इकोनॉमी को इतना डुबा दिया जाए कि वो टॉप 20 में रहे ना, तो अपने आप वो G20 से बाहर निकल जाएगा। तो ये अमेरिका का उद्देश्य है। और आप देख पा रहे होंगे कि भारत ने साफ साफ स्टेटमेंट दिया है कि ये यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल नहीं है, ये संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद नहीं है, जहां पर दो देशों के बायलैटरल रिलेशंस को डिस्कस किया जाए। जो G20 का फोरम है यहाँ पर आर्थिक मामले देखे जाते हैं। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्तियों का संगठन है, जो पूरी दुनिया के लगभग 60-70% पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल ट्रेड है 75%, और पूरी दुनिया की 60% GDP इन्हीं देशों के पास में है। तो अमेरिका चाहता था कि जेलेंस्की को हम यहाँ पर इन्वाइट करें, लेकिन जेलेंस्की जो यूक्रेन है वो तो G20 का मेंबर नहीं है, इसलिए भारत के लिए आवश्यक तो नहीं है कि वो G20 की समिट में यूक्रेन को इन्वाइट करे। तो इससे पहले आपको पता होगा कि यूक्रेन की जो डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर है वो भी भारत यात्रा पर आई थी, और उन्होंने भारत से कहा था, एक अजीब मांग कर दी थी कि आप व्लादिमीर जेलेंस्की को G20 की समिट में बुलाइए, ठीक है। लेकिन भारत ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। भारत का साफ साफ कहना है कि साहब जो G20 है ना, G20 आर्थिक महाशक्तियों का मंच है, यहाँ से ट्रेड से संबंधित और जो अच्छी बातें हैं वो होनी चाहिए। यहाँ पर किन्हीं दो देशों के पॉलिटिकल रिलेशंस को क्रिटिसाइज करने का ये मंच नहीं बनना चाहिए। G20 की जो वास्तविक गाइडलाइन है, G20 का जो रियल एजेंडा है, भारत उस पर आगे बढ़ेगा, और भारत इस तरह का कोई कार्य नहीं करेगा जिससे G20 का जो एजेंडा है वो ध्वस्त हो। भारत किसी भी तरह का पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को G20 पर नहीं होने देगा, क्योंकि फाइनली UNSC होता तो तुम लोगों की दादागिरी चलती। G20 का प्रेसिडेंट जो कंट्री होता है उसी के ऊपर निर्भर करता है कि वो किस कंट्री को एज अ गेस्ट अपने यहाँ पर आमंत्रित करे। तो भारत का साफ साफ कहना है कि हम यूक्रेन को एज अ गेस्ट G20 में इन्वाइट नहीं करेंगे, और इससे साफ हो गया कि व्लादिमीर पुतिन यहाँ पर आएंगे लेकिन जेलेंस्की यहाँ पर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ भारत ने कहीं ना कहीं रशिया को फेवर करने के लिए किया है। तीसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसका क्या खेल है। देखिए, आप जानते हैं SCO एक संगठन है जिस पर चाइना डोमिनेट करता है, और इसमें चाइना, इंडिया, पाकिस्तान और इसके अलावा आप जानते हैं रशिया, ये सारे के सारे मेंबर्स हैं, और इसके अलावा सेंट्रल एशिया के भी कुछ कंट्रीज जिसमें मेंबर हैं। अब SCO की प्रेसिडेंसी इस साल भारत के पास है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस साल SCO की समिट, हेड ऑफ द स्टेट्स की समिट भारत में होगी। इससे पहले आप जानते हैं कि SCO के जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी समिट भारत में हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर्स की भी समिट भारत में हुई थी, जिसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी भारत आए थे, जिन्होंने कश्मीर का मुद्दा भी उठाया था। G20 श्रीनगर में क्यों हो रहा है ये मुद्दा भी उठाया था, जहां पर भारत ने खूब उनको क्लास लगाई थी, ठीक है। अब जो है SCO के हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग होनी। हेड ऑफ द स्टेट्स का मतलब है जैसे भारत का हेड ऑफ द स्टेट कौन हो गया, प्राइम मिनिस्टर हो गया, पाकिस्तान का भी प्राइम मिनिस्टर हो गया, चाइना के शी जिनपिंग है, रशिया के व्लादिमीर पुतिन है, ठीक है। तो यही सब है। तो इस साल इन हेड ऑफ द स्टेट्स की मीटिंग अब भारत में होनी है, लेकिन भारत ने यहाँ पर एक काम क्या किया है, चूंकि इस साल ईरान भी SCO को ज्वाइन करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि भारत नहीं चाहता कि ईरान है, चाइना है और रशिया है, इन तीनों के साथ भारत अपने देश में हाथ मिलाता हुआ दिखे। इसलिए भारत ने क्या किया, SCO की जो फिजिकल मीटिंग है, हेड ऑफ द स्टेट्स की जो फिजिकल मीटिंग है, इसको कैंसिल कर दिया अपने देश में, और जो SCO की मीटिंग है इसको फिजिकल के स्थान पर इसको वो कर दिया है, जिसको आप क्या बोलते हैं, मैं उसके लिए वर्ड भूल गया अभी,
इसको भारत ने जो है जिस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मीटिंग होती है उस तरह से कर दिया है, यानी कि ऑनलाइन ये मीटिंग आयोजित होगी। हेड ऑफ द स्टेट्स हमारे देश में नहीं आएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे कहीं ना कहीं भारत ने दोनों देशों के रिलेशंस को बैलेंस करने का काम किया, क्योंकि अगर भारत में आते इतने सारे देश, ठीक है, पुतिन आते रशिया के प्राइम मिनिस्टर, रशिया के प्रेसिडेंट, ठीक है, शी जिनपिंग आते चाइना के प्रेसिडेंट, इसके अलावा ईरान के प्रेसिडेंट आते, भारत के प्रेसिडेंट यहाँ पर होते, तो कहीं ना कहीं भारत, चाइना है, रशिया है और ईरान, अमेरिका के तीन सबसे बड़े दुश्मन देशों के साथ अपने देश में हाथ मिला रहा होता। और जब ये बातें इंटरनेशनल मीडिया कवर करता तो कहीं ना कहीं भारत की आलोचना होती, यूरोप में भी और अमेरिका में भी। इसलिए भारत ने इसकी वर्चुअल मीटिंग को कैंसिल कर दिया, सॉरी, इसकी जो फिजिकल मीटिंग है इसको कैंसिल कर दिया। अब इसकी वर्चुअल मीटिंग होगी, तो कहीं ना कहीं भारत ने इसमें अमेरिका के लिए एक अच्छे संकेत दिए। कहने का मतलब है कि कुल 3 घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 2 घटनाओं में भारत ने साफ कह दिया है कि आप कहोगे दिन तो दिन, रात तो रात, हम ये नहीं मानेंगे। आप कहोगे G20 में यूक्रेन को इन्वाइट करो, ठीक है, हमें नाटो प्लस का मेंबर बनाओगे, तो हम वो बातें तुम्हारी नहीं मानेंगे। जो भारत के हित में होगा, हमारे देश की जो फॉरेन पॉलिसी है, हम उसे खुद से इंप्लीमेंट करेंगे। हम संप्रभु राष्ट्र हैं, सोवरेन कंट्रीज़ हैं, हमारे देश की फॉरेन पॉलिसी हमें निर्धारित करेंगे और हम कभी भी कोई देश हमको क्या कहता है हम उस पर नहीं चलते, ठीक है। तो एक तरह से अमेरिका को 2 झटके दिए, लेकिन अमेरिका को एक फ़ायदा भी दे दिया कि हमने अमेरिका के जो विरोधी राष्ट्र हैं उनको अपने देश में नहीं आने दिया। अगर शी जिनपिंग, पुतिन और ईरान के प्रेसिडेंट, ठीक है, अगर वो यहाँ पर आते तो कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज नहीं जाता पूरी दुनिया को कि ईरान को तुमने अपने यहाँ पर बुला रखा। जो ईरान हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, यूरोप का दुश्मन है, अमेरिका का दुश्मन है, उसको भारत ने कहीं ना कहीं काउंटर किया इसके माध्यम से कि हमने अपने यहाँ पर फिजिकल मीटिंग आयोजित नहीं कराई, बस वर्चुअल होगा। ऑनलाइन वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वहाँ पर पेश होंगे, 2-4 डायलॉग मारेंगे, भाषण देंगे आधा घंटा और चले जाएंगे उसके बाद। तो कहीं ना कहीं भारत ने ये संदेश दिया है कि हम आपके दुश्मनों को अपने यहाँ पर पनाह नहीं देंगे, उनको एक तरह से उनको प्रोत्साहित नहीं करेंगे। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि जैसा यूरोप आपके साथ बिहेव करता है, जैसा नाटो आपके साथ बिहेव करता है कि जो आपने कहा वही सर आंखों पर, तो ऐसा भारत नहीं करने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप भारत की फॉरेन पॉलिसी के जो मूलभूत सिद्धांत हैं आप उनको समझ पाए होंगे। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।